आज की कहानी है। इस कहानी की नायिका। कटनी में ट्रेन रुकी थी। तृष्णा खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म की हलचल देख रही थी। प्लेटफॉर्म पर लगे नलों के चारों ओर अपनी अपनी बोतल भरने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रही यात्रियों की भीड़ उसे बिल्कुल अजीब नहीं लग रही थी, क्योंकि वो मुंबई में जो रहती है। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रेणुका घूम रही थी। आखिर रेणुका को क्या करना चाहिए? रेणुका को प्रकाश और उसकी कलीग प्रेरणा के अंतरंग संबंधों का पता चल चुका है। वह इसी क्षमश में है कि क्या करे। रेणुका से कहीं अधिक परेशान है तृष्णा। वह चाहती है कि यह कहानी जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि परसों शाम तक कहानी ईमेल करने के लिए वह नेहा से कमिट कर चुकी है। हमारी पत्रिका के लिए कहानी नारी प्रधान होनी चाहिए। और हाँ, नारी की सशक्त भूमिका अनिवार्य है। हम लोग कहानी की हैप्पी एंडिंग पसंद करते हैं। नेहा द्वारा दी गई ब्रीफिंग उसे अच्छे से याद है। तृष्णा के मन में चल रही रेणुका अपना अगला कदम उठाने ही वाली थी कि तृष्णा को हल्का सा धक्का लगा और वह दोबारा ट्रेन में आ गई। एक सांवली सी औरत अपनी बड़ी सी गठरी और एक 3-4 साल के बच्चे के साथ उसके बगल में खड़ी हो मुआयना कर रही थी कि कहीं अपना सामान जमाने और खुद जमने की जगह मिल सके। संतरे से पैसेज में उसके खड़े हो जाने के कारण तृष्णा को धक्का लगा था। उसने उसकी ओर देखा और अपनी सीट पर थोड़ी सी सरकते हुए फिर प्लेटफॉर्म पर ताकने लगी। तृष्णा अपने विचारों में खोई रही। उसे याद नहीं कब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल सरपट दौड़ते हुए खेतों, मैदानों और पेड़ों को पीछे छोड़ने लगी थी। जब इस बार वह ट्रेन में वापस आई तो उसने देखा कि वह औरत अपनी गठरी को बगल में रखे नीचे बैठी सो रही है। उसका बच्चा सीट के सहारे खड़ा है। वह कभी खिड़की के बाहर ताकता और कभी तृष्णा की ओर। चूंकि सामने वाली सीट खाली थी, इसलिए तृष्णा ने बच्चे की मां को हल्का सा हिलाते हुए कहा, यहाँ ऊपर बैठ जाओ, सीट खाली है। उस औरत ने कुछ सकुचाते हुए उसकी ओर देखा और तृष्णा के सामने बैठ गई। उसका बच्चा खिड़की की छड़ पकड़कर सीट पर बैठ गया और बाहर झांकने लगा। भागते हुए दृश्यों को देख बच्चे के चेहरे पर आते जाते भावों को देखना न जाने क्यों तृष्णा को भला लग रहा था। बच्चे को देखते हुए वह रेणुका को भूल सी गई। पर डेडलाइन की बात तृष्णा को वापस रेणुका की ओर लौटा लाई। रेणुका उसी की तरह एक शहरी महिला है। उम्र होगी यही कोई 30 वर्ष। रेणुका का प्रकाश के संग विवाह हुआ था तो वह 23 वर्ष की थी। इन 7 वर्षों में कितना कुछ बदल गया है। शादी के शुरुआती 3-4 वर्ष तक दोनों एक आदर्श जोड़े की तरह जाने जाते थे, पर आजकल दोनों के संबंध औपचारिकता मात्र रह गए हैं। रेणुका के मन में उस दिन से बड़ी हलचल मची है जिस दिन से उसने प्रेरणा और प्रकाश की उन फोटोग्राफ्स को देखा है। डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा भेजी गई उन फोटोग्राफ्स को देखकर उसका शक यकीन में तब्दील हो गया है। पहले में दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मॉल से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे में रेस्तरां में आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में खोए हैं, और तीसरे में रेणुका को अपने नीचे की धरती डोलती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे छूटता जा रहा है और वह असहाय है, कुछ कर नहीं सकती। फिर एक विचार कौंधा, कर क्यों नहीं सकती? वह इस बोझिल रिश्ते से छुटकारा पाकर अपनी अलग जिंदगी बसर कर सकती है। पर दूसरे ही पल अगले विचार ने उसे डरा दिया, क्या यह सब इतना सरल है? इतने वर्षों के साथ को क्या एक झटके में तोड़ पाना आसान है?
क्यों न प्रकाश से बात करके उसे शादी बचाने का एक मौका दिया जाए? अपने लिए न सही, अपनी बेटी की खातिर प्रकाश को एक मौका दिया ही जा सकता है। बेटी के लिए भले प्रकाश के साथ रह लूं, पर अब सब कुछ तो पहले जैसा नहीं हो सकता। रेणुका के मन में चल रही उठा-पटक ने तृष्णा के दिमाग को इतना थका दिया कि वह न जाने कब सो गई। ट्रेन के रुकने के साथ तृष्णा की नींद खुली। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें नेटवर्क दिख रहा था, यानी ट्रेन जबलपुर पहुंचने वाली है। ट्रेन धीरे धीरे चली और चंद मिनटों में जबलपुर स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन रुकने के बाद कुछ नए यात्री चढ़ने लगे। तृष्णा के सामने वाली सीट को ढूंढती हुई एक युवती आई। उसने अपने टिकट पर लिखे नंबर से सीट के नंबर का मिलान किया और उस पर बैठी सांवली औरत की ओर देखकर कहा, शायद ये मेरी सीट है। उस औरत ने एक बार उसकी ओर देखा, एक नजर तृष्णा की ओर फेरी और बिना कुछ कहे अपने बच्चे को लेकर सीट से उठ खड़ी हुई। जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा तो तृष्णा के सामने वह युवती बैठी थी और सांवली औरत अपने बच्चे के साथ नीचे। तृष्णा के सामने बैठी युवती ने बात शुरू करने के लिए तृष्णा के बगल में रखी पत्रिका की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं यह पत्रिका देख सकती हूँ? अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए तृष्णा ने कहा, क्यों नहीं, और पत्रिका उसकी ओर बढ़ा दी। कुछ समय तक पत्रिका को उलटने पलटने के बाद उसने सांवली औरत के बच्चे को पुचकारते हुए उसे उठाकर खिड़की के बगल में बिठा दिया। उस औरत ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके बैठी बैठी सो गई। तुम्हारा नाम क्या है छोटू? उसने बच्चे से पूछा। बच्चा उसकी ओर देखता रहा पर कुछ बोला नहीं। नहीं बताना है तो मत बताओ, ऐसे घूर क्यों रहे हो? उसने हंसते हुए कहा। तृष्णा ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा और फिर से अपनी कहानी के ड्राफ्ट में खो गई। उस युवती ने फिर कहा, चलो छोटू मत बताओ अपना नाम। मेरा नाम शैली है। अब तो बताओ अपना नाम। बच्चा बस उसकी ओर देखता रहा। उसे इस तरह सहमता देख उसकी माँ ने कहा, बताई देना मुन्ना आपन नाम। काहे शर्मा रहा है? माँ का प्रोत्साहन पाकर बच्चे ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गुड्डू। करे वाह, कितना प्यारा नाम है। गुड्डू, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? शैली ने पूछा। उसकी माँ ने कहा, हमार नाम बताई दे दीदी के मम्मी का नाम राधा। माँ की ओर देखते हुए गुड्डू ने कहा। कहाँ जा रहे हो गुड्डू? शैली ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। गुड्डू अब तक काफी सहज हो चुका था, ने चहकते हुए कहा, बम्बई। पापा के लगे, अरे वाह, हम भी तो बम्बई चल रहे हैं। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा देख गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। बातचीत का यह क्रम थोड़ी और देर चलता, उसके पहले टीसी आ गया। उसने सबका टिकट चेक किया। राधा का टिकट देखकर कहा, ये रिजर्व बोगी है, यह टिकट यहाँ नहीं चलेगा। दंड भरना पड़ेगा। साहब, हमके पता नहीं रहा, हम गलती से यही डब्बा में चढ़ी गए रहे। रसीद बुक निकालते हुए टीसी ने कहा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम लोगों को रोड चलो भरो पेनाल्टी। हम सच कहत है साहब, हमके पता नहीं रहा। वो पहली बार जा रहे हैं न अकेले, इसीलिए गलती होई गई। माफ कई दे साहब। उसकी बात सुनकर और न जाने क्या सोचकर टीसी यह कहते हुए आगे बढ़ गया, ठीक है, अगले स्टेशन पर उतरकर चालू डिब्बे में चली जाना। इस डिब्बे के पीछे वाला डिब्बा चालू है। टीसी के जाने के बाद शैली ने राधा को सीट पर बैठने के लिए कहा। अब दो लोगों की साइड सीट पर तृष्णा, शैली और राधा के साथ गुड्डू बैठा था।
ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ते जा रही थी और उसके साथ ही इन तीनों महिलाओं के दिमाग में अपनी अपनी कहानियां भी। तृष्णा जहां रेणुका की कहानी के अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, वहीं शैली समीर और अपने संबंधों के बारे में सोच रही थी। वैसे तो समीर बहुत अच्छे और समझदार इंसान है, पर कभी कभी उन पर न जाने क्यों शक होने लगता है। इस बात की क्या गारंटी कि शादी के बाद उनका नीलिमा की तरह मुझसे भी मोहभंग नहीं होगा। पर उनसे शादी की बात तो बहुत दूर है, अभी तक वे नीलिमा से तलाक क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं वे मुझसे प्यार का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? वैसे भी मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो एक विवाहित पुरुष की ओर अपने आकर्षण को रोक नहीं पा रही हूँ। नीलिमा और समीर के बीच में आकर शायद मैंने अच्छा नहीं किया। उसे एक पल लगता कि वह बेवकूफ है, समीर और उसके संबंध गलत है, वहीं दूसरे ही पल उसका दिमाग समझाता तुम कहाँ गलत हो। जब तुम समीर की जिंदगी में आई, उसके पहले ही समीर और नीलिमा के रिश्ते बिगड़ चुके थे। कितना परेशान रहते थे समीर पहले। जब से तुम उनकी जिंदगी में आई हो, उनका जीवन खुशियों से भर गया है। नीलिमा ही समीर जैसे समझदार और केयरिंग इंसान की जीवन साथी बनने लायक नहीं है। राधा अपने बेटे गुड्डू के बारे में सोच सोच कर परेशान थी। क्या बताएगी वह गुड्डू को कि उसके पापा अब उसे और उसकी माँ को अपनाना ही नहीं चाहते। एक गुडुआ है कि पूरा टाइम पापा पापा का रट लगाए रहता है, और दूसरे वो है कि हमार पत्नी लड़का कैसे है, कहाँ है, कौनो फिक्र नहीं है। उनसे मिलकर फैसला करना ही पड़े, जब निभाना नहीं रहा तो ब्याह काहे की। अब जब लड़का खेलने की उम्र का हो ही गया तो बाप खेल दिखाई रहा है। वो तो राजबीर भैया का भला होए, वो न बताए होते तो हम कैसे जानते कि गुड़ुआ कबाब बम्बई में कौन कमाई कर रहा है। हम तो उनको खोजने जौनपुर से कटनी आए रहे। कितने बेदर्दी निकले गुड़ुआ का पापा। अरे हमरे बारे में न सोचे होते, कम से कम गुड़ुआ का चेहरा ही याद कर लिए होते। पर हम अब चुप नहीं बैठ सकते। मन में चल रहे विचारों के चलते राधा के सांवले चेहरे पर कभी दुख तो कभी क्रोध की झलक आती जाती रही। हेलो, हाँ भाई, आपकी ही कहानी लिख रही हूँ। कल दोपहर तक मुंबई पहुँच जाऊंगी। हाँ, परसों सुबह 11 बजे तक मेरा ईमेल मिल जाएगा आपको। पक्का। बस क्लाइमेक्स को लेकर थोड़ी उलझी हुई हूँ, पर उम्मीद है जल्द ही आपकी पत्रिका के हिसाब से अंत सूझ जाएगा। तृष्णा द्वारा फोन पर की जा रही बात ने शैली और राधा को अपनी अपनी उलझनों से बाहर खींच लिया। ओके बाय कहकर तृष्णा ने फोन डिस्कनेक्ट किया तो पाया कि बगल में बैठी दोनों महिलाएं उसकी ओर उत्सुकता से देख रही है। उसने उनकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। तो आप लेखिका है? शैली ने पूछा। हाँ, फ्रीलांस राइटर हूँ। पत्र पत्रिकाओं में लेख और कहानियां लिखती रहती हूँ। वैसे बाय प्रोफेशन मुंबई के एक जूनियर कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाती हूँ, तृष्णा ने जवाब दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। फिजिक्स की प्रोफेसर और साहित्य में रुचि। मिलकर खुशी हुई। मैं एक एड एजेंसी में अकाउंट मैनेजर हूँ। जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। पिछले 4 साल से मुंबई की होकर रह गई हूँ। जबलपुर छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। शैली ने एक झटके में इतनी सारी बातें बता दी। और हाँ, नाम तो बताना भूल ही गई, मेरा नाम शैली वाजपेयी है। शैली द्वारा इस तरह परिचय देना तृष्णा को अनोखा लगा। उसने सोचा चलो ऐसी जिंदादिल सह्यात्री रहेगी तो बोर नहीं होना पड़ेगा। क्या सोच रही है लेखिका जी? अपना अधूरा ही परिचय देकर रह जाएंगी? शैली ने तृष्णा को टोका।
तृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम तृष्णा वर्मा है। काम तो आप जान ही गई हैं। फिलहाल एक कहानी का ड्राफ्ट तैयार कर रही हूँ, पर उसके अंत को लेकर थोड़ी दुविधा में हूँ। बुरा न माने तो मुझे भी जरा कहानी के बारे में बताइए, शायद मैं कुछ सुझाव दे सकूं, शैली ने औपचारिकतापूर्वक कहा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? एक से भले दो होते हैं। हो सकता है हम दोनों मिलकर सोचे तो कहानी का कोई सार्थक अंत निकल आए, तृष्णा ने कहा। तो देर मत कीजिए, शुरू हो जाइए तृष्णा जी। शैली की बात सुनकर राधा भी उत्सुकता से तृष्णा की ओर देखने लगी। अब मोर्चा तृष्णा ने संभाला। यह एक ऐसे खुशहाल जोड़े की कहानी है जिनकी 7 वर्ष के वैवाहिक जीवन में तीसरे की एंट्री हो गई है, यानी पति पत्नी, और वो वाला मामला है, कहकर शैली खुद ही झेंपसी गई। हाँ, मामला तो ऐसा ही है। पति का ऑफिस में अपनी कलीग से अफेयर चल रहा है। पत्नी को शक था, सो उसने डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली। एजेंसी द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने उसके शक की पुष्टि कर दी है। हमारी नायिका दुविधा में है कि क्या पति को एक आखिरी मौका देना चाहिए, क्योंकि मामला एक बच्ची के भविष्य से भी जुड़ा है। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद नायिका अपने धोखेबाज पति को माफ नहीं कर पा रही है। कहानी सुनते हुए शैली के चुलबुले चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी थी। रेणुका की जगह उसे न जाने क्यों नीलिमा दिखने लगी थी। क्या तृष्णा की कहानी की तरह नीलिमा भी समीर को खोना नहीं चाहती? शैली ऊपर से भले न दिखा रही हो, पर अंदर से परेशान हो उठी थी, क्योंकि कहानी कहीं न कहीं उससे जुड़ी हुई थी। क्या हुआ शैली? किस सोच में पड़ गई? तृष्णा ने उसकी बाह को छूकर पूछा। अरे कुछ नहीं तृष्णा जी, आपकी कहानी है तो बड़ी पेचीदा। इसका कोई सरल हल नहीं निकलता दिख रहा है, शैली अचकचाते हुए कहा। तभी तो मैं इतनी देर से उलझन में पड़ी हुई हूँ, तृष्णा ने बात को आगे बढ़ाया। वैसे आपके हिसाब से क्या अंत होना चाहिए? शैली ने तृष्णा से पूछा। अब चूंकि इसमें एक बच्ची की भविष्य का मामला आ रहा है और मुझे कहानी का सुखद अंत करना है, तो चाहती हूँ कि नायिका के पति को अपनी गलती का एहसास हो और वह अपनी पत्नी के पास वापस लौट आए। तृष्णा ने अपनी योजना बताई। आपने पति की प्रेमिका के पात्र के बारे में कुछ नहीं बताया? शैली ने पूछा। वह एक अच्छी लड़की है। वह कब अपने सहकर्मी यानी हमारी नायिका के पति के करीब आ गई उसे पता ही नहीं चला। सहानुभूति के साथ शुरू हुआ यह रिश्ता अब कहीं आगे बढ़ चुका है। शुरू में उसके मन में गिल्ट होती थी कि वह एक विवाहित जोड़े की जिंदगी में गलत तरीके से प्रवेश कर रही है, पर अब उसने भी खुद को समझा लिया है। वह अपने जीवन में स्थायित्व चाहती है। उसे उम्मीद है कि उसका प्रेमी एक दिन उसका पति बन जाएगा। तृष्णा द्वारा कहानी का सारांश सुनते समय शैली अपनी असल जिंदगी की कहानी के किरदारों की पड़ताल करने लगी। इस तरह देखा जाए तो नीलिमा भी गलत नहीं लगती। ऐसे में समीर ही मुख्य अपराधी नजर आ रहे हैं, पर दूसरे ही क्षण उसके दिल ने गवाही दी, नहीं, समीर की आंखों के वो आंसू झूठे नहीं हो सकते। वे एक परिपक्व व्यक्ति हैं। गलती जरूर नीलिमा की ही होगी, पर उनका अलगाव शायद सही न हो। शैली के मन में जो सहानुभूति अब तक समीर के लिए थी, अब कुछ नीलिमा की ओर भी झुकने लगी। अपनी कहानी के अंत का उसे धुंधला सा आभास होने लगा। क्या हुआ शैली, कोई अंत समझ में आया? तृष्णा की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। तृष्णा जी, शायद आपका अंत ही सबसे सुखद हो, यानी पदित्ती के दिल दोबारा मिल जाएं। और हाँ,
ध्यान रखिएगा नायिका के पति की प्रेमिका को उसके सपनों का शहजादा मिल जाए, शैली ने जोर देकर कहा। तृष्णा को लगा कि उसे रेणुका की कहानी का अच्छा अंत मिल गया है। यह सार्थक भी है और सुखद भी। उसके दिमाग में पूरा खाका तैयार हो गया था। तभी अब तक चुप बैठी राधा बोली, दीदी, हम आप दोनों जने की बात सुनत रहे। हमके लागत है कि ये आपका कहानी का बहुत गलत समापन हुए। उसकी बात सुनकर दोनों महिलाओं ने चौंकने हुए एक साथ ही पूछा, क्यों? दर्द भरी मुस्कान के साथ राधा ने कहना शुरू किया, दीदी, अरे वो आदमी तो दोनों औरतन के बेवकूफ बनाए गया। अगर ये कहानी हमार होती तो हम चाहत कि दोनों औरत वहीं धोखेबाज के छोड़ दे। गलती न तो पहली वाली औरत कर रही और न तो दूसरी। को आदमी बहुत चालबाज है, दोनों के साथ खेला खेली रहा है। आपका कहानी के समापन में अगर कोई जीते तब वो आदमी ही जीते, दोनों औरतन के का मिले। यह कहते कहते राधा का चेहरा तमतमा उठा, पर दिल का गुबार निकल जाने के बाद वह शांत थी। तृष्णा और शैली बस हतप्रभ होकर उस देहाती महिला को देख रही थी, जिस सच्चाई को जानते हुए भी ये दोनों नजरअंदाज कर रही थी। उसे राधा ने सहजता से बयां कर दिया। कहानी के इस अंत ने कई शुरुआतों को जन्म दिया था। राधा की बातों ने शैली के मन में समीर के लिए रही सही सहानुभूति को भी धो डाला। वह अच्छा महसूस कर रही थी। तृष्णा अपनी कहानी के ड्राफ्ट में जरूरी बदलाव करने लगी। रेणुका ने प्रकाश को छोड़ने का फैसला किया और प्रेरणा ने वही किया जो इस समय शैली कर रही थी। इटारसी में ट्रेन रुकी। कहानी की नायिका अपनी गठरी समेटकर उठ खड़ी हुई। तृष्णा और शैली खिड़की के बाहर राधा और गुड्डू को चालू डिब्बे की ओर जाते हुए देख रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।